मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे बच्चों तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली 3.4 तक हम लोगों ने सवाल हल कर लिए हैं और आज हमें स्टार्ट करनी है 3.5। तो बच्चों इन रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के हम लोगों ने मेथड जो है कौन कौन से पढ़े हैं, तो किस तरीके से हम इन समीकरण युग्मों को हल कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए कि कितनी विधियां हैं, तो इसके दो तरीके के मेथड हैं। एक तो हम ग्राफी विधि के द्वारा भी हल कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने किया है बच्चों, ठीक है। और बीजगणितीय विधियां हैं। बीजगणितीय विधियों के अंतर्गत 3 प्रोसेस हैं, 3 मेथड दिए गए हैं जो कि हमारे बुक में के सिलेबस में है। तो प्रतिस्थापन विधि जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है, विलोपन विधि इसको भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और अब हमें पढ़ना है तीसरा जो है वो वज्र गुणनखंड विधि या वज्र गुणन विधि कहलाती है। तो आइए चलते हैं, ये इसको देखेंगे कि वज्र गुणनखंड विधि या वज्र गुणन विधि क्या है। बच्चों अगर वज्र गुणन विधि में हमारे पास जो रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं वो अगर ये दिए हों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक हमारे पास ये रैखिक समीकरण दिया है। और दूसरा समीकरण यदि हमारे पास दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो हमारे पास समीकरण है, ये एक नंबर का और ये दूसरे नंबर का समीकरण। अगर हमारे पास बच्चों ये दो समीकरण दिए हैं तो हमें कैसे हल करना है इस विधि के माध्यम से सवाल को। तो और इसमें जो है 3 स्थितियां भी बनेंगी, तो उन स्थितियों में क्या होगा, उनका हल कैसे हम निकालेंगे, क्या हल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलिए चर्चा करते हैं। तो अगर बच्चों सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारे रैखिक समीकरण युग्म है उनके द्वारा जो हल कैसे प्राप्त होंगे हमें। तो इसमें 3 स्थितियां बनेंगी बच्चों। तो पहली स्थिति है स्थिति फर्स्ट, ठीक। अब इस स्थिति में क्या होगा, इसमें बच्चों यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ठीक है। यानी a1/a2 जो है अगर b1/b2 के बराबर नहीं है, ये अगर कंडीशन हमें प्राप्त होती है तब क्या होगा, तो हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है ना। अब दूसरी स्थिति क्या मिलती है, तो दूसरी स्थिति है बच्चों सेकंड जो स्थिति है वो स्थिति सेकंड। अब क्या स्थिति एक और बनेगी कि यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, मतलब ये इसके बराबर तो हो जाए लेकिन ये c1/c2 के बराबर ना हो, तो ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होगा, तो जब ऐसी स्थिति बनेगी जब a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तब ऐसी स्थिति में युग्म का जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म है उसका कोई भी हल नहीं होगा। यानी युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। यानी ऐसी स्थिति में कोई भी हल नहीं होगा। पहली स्थिति में अद्वितीय हल होगा। एक और कंडीशन बन सकती है क्या, कि तीनों हो सकता है बराबर हो। तो तीसरी स्थिति है बच्चों a1/a2 बराबर b1/b2 और ये भी बराबर हो जाए c1/c2 के। तो ये तीसरी कंडीशन हमारे पास में आई है। ये तीनों स्थितियां जो हैं, अब इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, इस स्थिति में जो हमारे रैखिक समीकरण युग्म है उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक। इन स्थितियों को अच्छे से आप ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए कि अगर बराबर नहीं है पहले ही अगर बराबर नहीं आ रहा है, अब यहाँ पर a1 a2 समझ रहे हैं ना आप क्या है, पहले ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, y का गुणांक जो दिया हुआ है वो b1 है, इस दूसरे समीकरण में b2 और c1 c2 जो हमारे अचर पद रहेंगे, ठीक। तो जब हम उनकी तुलना करेंगे अगर पहली बार बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा। अगर बराबर है b1 b2 के लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। अगर तीनों बराबर है बच्चों तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब हम चलते हैं वज्र गुणन विधि से
हल ज्ञात करने की ओर। कैसे हम हल ज्ञात करेंगे? तो मान लीजिए हमारे पास दो समीकरण जो हैं वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास दूसरा समीकरण है। तो इसको हल करने के लिए किस मेथड से? वज्र गुणन विधि के द्वारा हल करने के लिए हम कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर x लिखेंगे, ठीक है। तो ये x यहाँ पर लिख देंगे y और यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। x y और 1 हो गए हमारे पास में। अब क्या करना है हमें? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों। जहाँ हमने x लिखा है, ठीक, उसके जो है नीचे हमें क्या लिखना है, ठीक। तो यह x बटे भी कर सकते हैं चाहे तो y और 1, ठीक। तो यहाँ पर जब x लिया है तो इसे हमें ढक लेना है, ठीक है। इसे हमें ढक लेना। बचा हमारे पास क्या? ये दोनों पद बचे हैं। तो b1 b2 c1 c2, y नहीं लिखना है, गुणांक लिखना है। अंक खाली लिखे जाएंगे बच्चों, b1 b2 c1 c2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? b1 b2 c1 और c2, ठीक है। इसी तरीके से y जब हम ढक लेंगे तो यहाँ पर जो है प्रक्रिया जब करेंगे तो c1 c2, चूँकि y के बाद c1 आ रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे c1 c2 और इसके बाद फिर a1 a2, ठीक है। c1 c2 पहले लिखना है हमें क्योंकि हम y लेके चल रहे हैं, y अपॉन, तो c1 c2 a1 a2, ठीक है। a1 a2 बाद में लिखना है। फिर 1 लिया, यानी इस वाले को हमें ढकना है, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? a1 a2 b1 b2। तो यहाँ पे लिख देना a1 a2 और b1 और b2। समझ में आया? एक बार फिर से ध्यान से समझिए बच्चों। जब हम x को ढका है तो हमने b1 b2 c1 c2 लिया है, b1 b2 c1 c2 लिया है। y को जब हमने ढका है तो c1 c2 पहले लिया है और a1 a2 बाद में लिया है। फिर क्या किया है? 1 को जब हमने लिया है तो a1 a2 और b1 b2, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों? अब हमें क्या करना है? अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें तिर्यक गुणा का निशान लगाना है, ठीक है। ये गुणे का निशान देख रहे हैं? इसी गुणे के निशान के कारण इस विधि को क्या कहा जाता है? वज्र गुणन विधि कहा जाता है। देख लीजिए, यहाँ पर गौर कीजिए, ये गुणा हो रहा है, ठीक है। ये निशान कौन से प्राप्त हो रहे हैं हमें? ये निशान जो है हमें गुणे के प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसे वज्र गुणन विधि कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं इसके आगे हमें क्या करना है। तो x अपॉन, ठीक, क्या करना है? b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर का चिन्ह लगेगा y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है। इसके बाद बराबर 1 अपॉन a1 b1 a1 b2 माइनस a2 b1। समझ में आया? कुछ नहीं किया, जैसा तिर्यक गुणे का निशान हम लोगों ने लगाया है बिल्कुल वही चीज़ हम लोगों ने लिख दी है और बीच में माइनस का चिन्ह सब में लगा हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद बच्चों क्या करना है? एक बार x वाले पद को इस पद के बराबर करना है तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। एक बार y वाले पद को इसके बराबर करना है तो हमें y का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया करने का मेथड आप लोगों को? तो चलिए आइए बढ़ते हैं हम अपनी प्रश्नावली 3.5 की ओर, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा आपको। 3.5 का पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। इसके 4 पार्ट दिए हुए बच्चों। तो चलिए आइए पहला पार्ट लेके चल रहे हैं बच्चों। ये पहला है हमारा प्रश्न, पहला पार्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले व्यापक समीकरणों से हमारी तुलना कर लेंगे, ठीक है, समीकरण की। तो क्या लिखेंगे? उपरोक्त, इसको 1 नंबर दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। तो उपरोक्त समीकरण युग्म की तुलना व्यापक समीकरण, कौन कौन से व्यापक समीकरण है हमारे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। चलिए आइए करते हैं। तो क्या प्राप्त होगा? a1
इक्वल टू, अब A1 की जगह देखिए क्या है, यहाँ पे गुणांक किसका, x का 1 है। ठीक, B1 क्या आ जाएगा, V1 बराबर -3। ठीक है, और इसी तरह से C1 बराबर क्या आ जाएगा, -3। समझ में आया। अब A2 बराबर, A2 मतलब दूसरे वाले समीकरण में A2 का गुणांक में x का गुणांक कितना है बच्चों, 3। ठीक, B2 बराबर -9 और C2 बराबर क्या जाएगा, -2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें पूछा गया है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसके लिए हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो निकालेंगे बच्चों, A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी A1 और A2 की वैल्यू क्या है, 1/3। फिर B1/B2 बराबर क्या हो जाएगा, -3, और B2 की जगह है -9, कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, यानी इसका मान भी आ गया हमारे पास 1/3। और C1/C2 C1 की वैल्यू है -3 और यहाँ पर -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3/2। अब यहाँ पर गौर कीजिए हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, A1/A2 जो है 1/3 है, B1/B2 भी क्या है, 1/3 है। तो A1 इससे निष्कर्ष क्या निकला, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। ठीक है, ये हमारे पास में शर्त निकल के आई कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, तो बच्चों इसमें 3 स्थितियों को हमने पढ़ा था। तो अगर A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तब क्या होगा कि हमारे जो रैखिक समीकरण युग्म है उनका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों स्थितियां हम लोगों ने अभी अभी चर्चा किया इसके बारे में। तो इसका मतलब है कि ये वाली स्थिति प्राप्त हो रही है, यानी समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। तो हम उत्तर अलग से लिख देंगे। अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। समझ में आया आपको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। तो दूसरे पार्ट को भी लेकर हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर बच्चों 2x + y = 5, यहाँ इक्वल टू दिया है, हमें इक्वल टू 0 लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2x + y - 5 = 0। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से इसका दूसरा समीकरण बनाएंगे हम, क्या, 3x + 2y - 8 = 0। ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हमें क्या करना है कि बिल्कुल उसी तरीके से करना है कि दोनों रैखिक समीकरण युग्म की तुलना जो है व्यापक समीकरण से करेंगे। ठीक है, तो उक्त समीकरण युग्म की तुलना व्यापक समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 व A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर, जब हम तुलना करेंगे बच्चों तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान प्राप्त होगा। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर है यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 2। ठीक, B1 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, और C1 बराबर आ जाएगा -5। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से A2 बराबर आ जाएगा 3, B2 बराबर आ जाएगा 2 और C2 बराबर आ जाएगा -8। A1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकाल के देखना है। तो क्या निकालेंगे बच्चों, A1/A2 बराबर क्या आ जाएगा, 2/3। ठीक है, B1/B2, B1 की वैल्यू है 1 और B2 की वैल्यू है 2। ठीक है, और C1/C2 बराबर क्या प्राप्त होगा, -5/-8 प्राप्त होगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो है इसको देखने से हमें क्या मिल रहा है, प्राप्त हो रहा बच्चों A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। यहाँ 2/3 है, यहाँ 1/2 है। ठीक है, तो यानी ये कंडीशन हमारे पास में प्राप्त हो रही है। तो जो हमने अभी पढ़ा था उस पर गौर करते हैं।
ये 3 स्थितियां थी बच्चों। तो जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो कैसा हल प्राप्त होगा? अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, तो कैसा हल हमारे पास प्राप्त होगा बच्चों? अद्वितीय हल प्राप्त होगा, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो आप लिख दीजिएगा कि अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसे हम वज्र गुणन मेथड से ज्ञात करेंगे। अब अतः वज्र गुणन विधि से, अब इसके लिए क्या बताया था? जो हमारे समीकरण हैं उनको एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। 2x + y - 5 = 0 और दूसरा था 3x + 2y - 8 = 0। ठीक, अब हम इसे हल करेंगे। इसके लिए क्या बताया था? x होगा अपॉन में क्या आएगा? इसको ढकेंगे और जो इन दोनों के गुणांक है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर -5 है और यहाँ -8 है। अब बराबर y अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों? तो y को ढकेंगे और c1 और c2 वाला मान पहले लिखना था हमें। तो -5 और यहाँ -8 और फिर 2 और 3, इसको ढका है हमने। तो ये इसको ढका बच्चों, तो ये और ये लिखा पहले, फिर इसका 2 और 3 को लिखा हम लोगों ने, समझिएगा ध्यान से। और इसके बाद फिर क्या किया है? 1/1 यानी इसको हमें ढकना है और इसके गुणांक लिखने हैं। ठीक है, तो a1 a2 के गुणांक क्या है? 2 और 3 और इसी तरह 1 और 2। समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर क्या करना है? जब x अपॉन लिखेंगे तो इसे हमें ढकना है और क्या करना है? इसके गुणांक जो है, y का गुणांक यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पर हमने 1 और 2 लिख दिया है। -5 -8 -5 -8। फिर जब हमने y के लिए लिखा है बच्चों, तो पहले हम c1 c2 लिखेंगे। तो -5 -8 पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 और 3 लिखा। फिर इसके बाद जब इसको ढका है c1 c2 को, तो क्या होगा हमारे पास में? यहाँ पर 1/2 3 1 2। बस यही, इसका केवल इतना ही समझना है आपको। बस अब कुछ नहीं करना बच्चों। यहाँ पे तिर्यक गुणा का निशान लगाना है और इसे हल करना है। अब बहुत ही आसान हो गया है। x अपॉन इसका गुणा -1 का गुणा -8 से होगा, तो -8 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। अब 5 दूनी 10, तो -10 बराबर हो जाएगा y अपॉन 8 5 3 15 -15 हो गया, माइनस का चिन्ह लगेगा। 8 दूनी 16 -16 हो गया, इक्वल टू 1/2 दूनी 4 3, यहाँ पे 4 -3 एकम 3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? x अपॉन, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा +10 और -8 यानी x/2 हो जाएगा। y अपॉन यहाँ 16 प्लस में आ जाएगा और -16 में से 15 गया तो 1 आ जाएगा और बराबर आ जाएगा 1/4 में से 3 गया 1। अब हम इसे अलग अलग बराबर कर देंगे। कैसे? यानी x/2 बराबर हो जाएगा 1/1 यानी 1 के। ठीक, और इसी तरीके से y/1 बराबर 1/1। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर आ जाएगा 2 का गुणा 1 से होगा 2 और y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 1। ठीक, ये इस तरीके से हमें x और y के मान प्राप्त हो गए। तो क्या लिखेंगे? अतः ये x का मान प्राप्त हो गया है और ये y का मान। अतः समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 व y बराबर 1 होगा। आंसर अलग से लिखिएगा, उसके भी नंबर होते हैं बच्चों। समझ में आया ना आपको कैसे हल किया हम लोगों ने? बच्चों सेम इसी तरीके से इसका 3rd और 4th पार्ट भी आपको हल करना है। और अगर हमारे पास में अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त अगर हो रहे हैं तो उन्हें ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं। जब अद्वितीय हल होगा तभी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, वज्र गुणन मेथड से। और
चौथा वाला जो है इसका पार्ट वो भी आपका होमवर्क है, तीसरा और चौथा दोनों आपके होमवर्क हैं, करिएगा बिल्कुल इसी मेथड से आपको हल करना है, बन जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और इसके आगे के प्रश्न हम लोग अगले लेक्चर में हल करेंगे। धन्यवाद बच्चों। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए, यह एकदम निःशुल्क है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद बच्चों।